नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से जो रिलेटेड है भारत ऑस्ट्रेलिया से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडोनेशिया की यात्रा समाप्त हो चुकी है, इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है। अब आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दों पर, समझौतों पर बातचीत हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बातचीत हुई है कि ऑस्ट्रेलिया है वो यूरेनियम भारत को निर्यात करेगा और इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी है वो मिल गई। भारत का जो परमाणु ऊर्जा लक्ष्य है वो 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना है। इसके लिए शांति अधिनियम है वो लाया गया, जिसमें थोड़ा सा इसका निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। उसी से ऑस्ट्रेलिया है वो निर्यात संबंधी जो उसमें व्यवधान आ रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे और निर्यात कर पाएंगे। साथ में रक्षा साझेदारी पर बातचीत हुई है, व्यापार एवं निवेश पर बातचीत हुई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम और जो फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम है, दोनों को कोलैब करके दोनों देशों की समृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान देगा। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम और कोबाल्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बहुतायत में पाए जाते हैं, इनका निर्यात भी भारत को किया जाएगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से गुजरात के अंदर रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग अकेडमी है वो विकसित की जाएगी, ये याद रखना है आपको। इसमें ऑस्ट्रेलिया है वो सहयोग करेगा। कहाँ पर विकसित की जाएगी? गुजरात में। नाम क्या है? रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग अकेडमी। ये हो गया अपना पहला करंट अफेयर। दूसरा करंट अफेयर है कि एक सैटेलाइट भेजा गया है, जो पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है, यानी जो न्यूक्लियर से संचालित होने वाला, परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला सैटेलाइट है। इससे पहले जो पारंपरिक सैटेलाइट हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, उनमें सोलर पैनल लगे होते हैं, उससे उनको ऊर्जा मिलती है जिनका वो प्रयोग करते हैं। कौन सी कंपनी ने भेजा है? स्पेसएक्स कंपनी ने भेजा है, जो एलन मस्क की कंपनी है। इस मिशन का नाम रखा गया है ट्रांसपोर्टर 17 और इसको कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। और इस उपग्रह है, जो कृत्रिम उपग्रह है अपना सैटेलाइट, उसका नाम है BOHR, बेटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। ये हो गया अपना फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट। इसके बाद अगला अपना करंट अफेयर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे वगैरह हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में कलपुर्जे हैं, ऑटोमोटिव वाहनों के कलपुर्जे हैं। कलपुर्जे क्या होता है? कोई एक चीज़ होता है पुर्जा, एक होता है कलपुर्जा। पुर्जा का मतलब हो गया कि कोई चीज़ है वो बड़ा पार्ट हो गया। अब वो बड़ा पार्ट जिन छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनता है ना, उनको बोलते हैं कलपुर्जे, उन पार्ट्स को बोलते हैं कलपुर्जे। तो कलपुर्जों का जो आयात है उसके ऊपर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी है वो 0 करके और इसको 31 मार्च 2029 तक एक्सटेंड कर दिया है। और इससे जो फ़ोन वगैरह हैं वो सस्ते हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ा पार्ट आएगा ना, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ऐसा नहीं है कि उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर अपने दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स। 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अश्वत्थ एस, जो कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड अपना छठा पूर्ण साक्षर राज्य है, उसका दर्जा इसको मिल गया है। पहला कौन सा था पूर्ण साक्षर राज्य? मिजोरम था। आगे भी इसको देखेंगे हम सभी चीज़ों को। फिर ब्रिक्स गुवाहाटी घोषणा पत्र क्या है? ये अभी गुवाहाटी में जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स देशों के, उसमें एंटी ड्रग के प्रति ये सम्मेलन था। तो ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए ब्रिक्स गुवाहाटी घोषणा पत्र ये बनाया गया है। फिर भारत ब्रिटेन FTA है वो लागू हो चुका है, तो उसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि FTA का क्या मतलब होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक देश में बना माल दूसरे देश में बिना किसी आयात शुल्क के बेचा जाएगा। लेकिन अब हमें क्या पता चलेगा कि वो माल है वो उसी देश में बना हुआ है। हो सकता है वो किसी दूसरे देश से सस्ते में उसको खरीद करके और वापस उसको दूसरे आगे देश में, तो इसी के लिए बनाए जाते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। यानी केवल और केवल भारत में जो उत्पादित हुआ है वो ब्रिटेन में बिके 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, और जो ब्रिटेन में उत्पादित हुआ है वो फिर किस में बिके? भारत में। ये नहीं है कि कोई तीसरा देश इसका फ़ायदा उठा जाए। जैसे हमने चाइना से माल लिया और ब्रिटेन को बिना बताए बोल दिया कि ये हमने भारत में बनाया हुआ है, इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 पर। तो ये चीज़ किस में बनती है? रूल्स ऑफ ओरिजिन में बनाई जाती है। फिर LNG रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी में भारत है वो चौथे स्थान पर आ गया है, स्पेन को पीछे करके। पहले स्पेन था चौथे स्थान पर, अब स्पेन 5वें पर आ गया है, भारत है वो चौथे स्थान पर आ गया है। कौन संस्था इसको डिसाइड करती है? इसको डिसाइड करती है IGU, इंटरनेशनल गैस यूनियन के द्वारा ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला गया है, जिस सम्मान का नाम क्या है? बिंतांग आदिपूर्णा। बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान है वो दिया गया है। इससे पहले ये सम्मान है वो जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया था। फिर आज का वर्ड ऑफ द डे है रेजिलिएंट इंडियन मिनरल्स इकोनॉमी।
रेजिलिएंट का मतलब होता है दबाव में हम कैसे कार्य करते हैं, उस समय के लिए हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो जरूरी खनिजों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कम नहीं पड़े। हो सकता है हमारा जो आयात हम कुछ चीज़ें करते हैं, वो आयात अगर हमारा किसी कारण रुक जाता है तो भी हमारे काम नहीं रुके। इसी के लिए रेजिलिएंट इंडियन मिनरल इकोनॉमी है, ये अवधारणा लाई गई है। फिर अमेरिका और ईरान के हमले जारी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। कौन से पोर्ट पर? चाबहार पोर्ट पर। चाबहार पोर्ट भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा था और इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश है वो भारत के द्वारा किया जा चुका है और ये हो गया है अब तबाह। थोड़ी इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये यहाँ पर है चाबहार एयरपोर्ट, यहाँ पर ईरान के अंदर। इसके बगल में ही है ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान के अंदर। ग्वादर एयरपोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? चीन डेवलप कर रहा है सी पैक के थ्रू। यहाँ से ये सी पैक आता है कासनगर इस्लामाबाद होके ग्वादर तक। अब जो चाबहार बंदरगाह था उसका हमारे पास क्या था सॉल्यूशन, कि जो हमें यहाँ से तेल खरीदना है वो सीधा यहाँ से रेल रूट के जरिए इधर आएगा और यहाँ से फिर पानी वाली जहाज़ों में आकर के भारत के मुंबई के तट पर उतर जाएगा। अगर ये पोर्ट हमारा विकसित हो जाता, पूरी तरह से कारगर हो जाता। अभी अपना क्या रास्ता है कि अगर हम अभी रशिया से यहाँ से ऑयल परचेज करते हैं तो उसको इतना घूम करके यूरोप का चक्कर लगा करके और यहाँ बीच से हो करके फेज नहर से हो करके यहाँ पर जो अलबाब जल संधि है उससे होकर के फिर यहाँ पर आता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ईंधन का खर्च भी लगता है। अगर हमारा चाबहार पोर्ट है ये विकसित हो जाता और ये चीज़ें चल जाती तो भारत के लिए समय भी कम लगता और ईंधन की खर्च भी कम आता, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। यही है चाबहार पोर्ट। कहाँ पर है? ईरान में है। ग्वादर एयरपोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसको चाइना विकसित कर रहा है सी पैक के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। फिर ये द हिंदू का अपना एक एडिटोरियल टाइप है। स्टडी टू कंटेन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नियोनेटल स्पेसिस बिगन इन इंडिया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR जिसको बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध। एंटी माइक्रोबियल यानी जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनके प्रति हम जिनके लिए वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसी में इनके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित हो जाना। मतलब वो उन पर काम नहीं करेगी। काम क्यों नहीं करेगी? कि या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक ले रहे हैं या एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ने से पहले ही हमने उसका कोर्स बंद कर दिया तो वो दोबारा विकसित हो जाते हैं, या वो खुद जो बैक्टीरिया है वो अपना RNA वगैरह चेंज करके और फिर जो एंटीबायोटिक ली वो उस पर काम नहीं करेगी। तो इसी के लिए जो नियोनेटल स्पेसिस, ये एक बच्चों में बीमारी होती है जिसमें रक्त में संक्रमण हो जाता है, उसके लिए कुछ परीक्षण किया जा रहा है। हमें यही मुद्दा याद रखना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। फिर अगला एडिटोरियल है बिल्डिंग ए ड्यूरेबल इंडियन ऑस्ट्रेलियन पार्टनरशिप। जो हमने थोड़ा सा ऊपर देख लिया था, अब थोड़ा सा बचा हुआ है वो देख लेते हैं कि रक्षा समझौते में क्या है। ऑस्ट्रेलिया की है मैरीटाइम बॉर्डर कमांड और भारत की है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोनों मिलकर के जो हिंद महासागर है उसमें डिफेंस सेक्टर में नौसेना अभ्यास हो गया और जो तस्करी वगैरह होती है इनके ऊपर रोक लगाएंगे। यूरेनियम का निर्यात किया जाएगा शांति समझौते के अंतर्गत भारत में। अब फिर जो सबसे एक समझौता हुआ है उसका नाम दिया गया है पैक्ट्स, PACTS। इसकी फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला अपना एडिटोरियल है वाई इज द सेंटर रिवाइजिंग द NFSC। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में लागू हुआ था। उसमें अब जो अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं जिसमें पारिवारिक कोटा बनाम प्रति व्यक्ति कोटा की लड़ाई चल रही है। इसमें अभी तक पारिवारिक कोटा लागू है कि परिवार में चाहे 3 सदस्य हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी हो, आपको 35 kg प्रति परिवार अन्न है वो मिलेगा। लेकिन अब सरकार कह रही है कि 7 kg पर पर्सन कोटा है वो तय किया जाएगा। अगर किसी में 3 बंदे हैं तो 21 kg, 4 है तो 28 kg, 5 है तो 35 kg, 6 है तो भी 35 kg, 7 है तो भी 35 kg अपर लिमिट रहेगी। लेकिन कम है तो 7 kg पर पर्सन दिया जाएगा। सरकार ने इसको बताया कि इससे असमानताएं हैं वो दूर हो गई। ये नहीं है कि छोटे परिवार को भी उतना ही मिल रहा है, बड़े परिवार को भी उतना ही मिल रहा है, तो असमानता हो गई। तर्कसंगत आवंटन हो जाएगा इससे। लेकिन इसका तमिलनाडु और केरल में चल रहा है विरोध। क्यों चल रहा है? क्योंकि दक्षिण भारत के जो अपने राज्य हैं उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बहुत अच्छी महारत हासिल की और यहाँ पर छोटे परिवार हैं, तो एकल और छोटे परिवारों को इससे नुकसान हो जाएगा। तो पहले 35 kg मिलता था, अब उनको क्या मिलेगा?
जितना मतलब 3 सदस्य हैं तो 21 kg मिलेगा। दूसरा, उत्तर दक्षिण विभाजन का खतरा होगा। उत्तर की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, दक्षिण में जनसंख्या क्या है, कम है। अब प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर आप अन्न दोगे तो ज़्यादा अन्न कहाँ पर जाएगा, ज़्यादा अनाज जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो उत्तर में अनाज ज़्यादा जाएगा। एनएफएसए का ज़्यादा लाभ कौन उठाएंगे, उत्तर के राज्य। दक्षिण के राज्यों को इसका लाभ कम मिलेगा। इसी बात पर तमिलनाडु और केरल में इसके ऊपर विरोध चल रहा है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है विजय, उन्होंने भी इस पर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। फिर ये पीआईबी के पोस्टर्स हैं, इनको देख लेते हैं। गगन हमने पढ़ा था, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये क्या सिस्टम होता है, ये सैटेलाइट के थ्रू जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको पथ प्रदर्शन करता है, दिशा निर्देशन करता है लैंडिंग और टेक ऑफ के समय। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय वैसे कौन करती है, एटीसी करती है, लेकिन अगर किसी कारणवश एटीसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मौसम खराब है या युद्ध के माहौल में हमारी एटीसी को ध्वस्त कर दिया गया है, तो उसके समय ये जो गगन मिशन है ये काम आएगा। किसने विकसित किया है, इसको विकसित किया है इसरो ने और एएआई ने। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। यह जीपीएस की सटीकता बढ़ाकर विमानों को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय मार्ग निर्देशन प्रदान करता है। उड़ानों के लिए अधिक सटीक नेविगेशन, सुरक्षित और बेहतर लैंडिंग में सहायक, रियल टाइम में जीपीएस त्रुटियों में सुधार और विमानन के साथ साथ समुद्री, सड़क, रेलवे, आपदा प्रबंधन में भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। क्यों है खास, क्योंकि भारत है वो उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस सिस्टम को यूज करते हैं। फिर है डिड यू नो, 2025 में जो अपना भारत है उसने साउथ अफ्रीका में नाविक का एक रेफरेंस स्टेशन है वो स्थापित किया है। नाविक अपना भारत का खुद का जीपीएस है। फिर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। तो पृथ्वी से ये जहाँ पर स्थापित होते हैं वहाँ से देखने पर ये स्थिर प्रतीत होते हैं। भारत के कौन से हैं, GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15। किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, यही गगन जो अपना प्रोजेक्ट है उसके अंदर इनको यूज़ किया जाएगा। फिर है लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट पिनाका के सफल उड़ान का प्रशिक्षण हो गया है। कब किया गया, डीआरडीओ ने ये 8 जुलाई 2026 को किया गया। कहाँ किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। इसकी 60 किलोमीटर की न्यूनतम मार्ग क्षमता है उसको पूरा कर लिया है, और एक जो नोटबुक होती है उसके साइज का भी टारगेट है, उसके लक्ष्य को भी ये भेज सकती है। इसके बाद तेलंगाना टू होस्ट द 8th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 8वें संस्करण का आयोजन करता कौन सा राज्य रहेगा, तेलंगाना रहेगा। ये आपको याद करना है। कब होने वाले हैं, नवंबर 2026 में होने वाले हैं। उत्तराखंड बिकम्स इंडिया 6th फुली लिटरेट स्टेट। उत्तराखंड है वो भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इससे पहले कौन है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। अब 6ठा कौन हो गया है, उत्तराखंड। इसके बाद एक विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है बिरदवाल में, बिरदवाल रेलवे स्टेशन पर, जो कहाँ पर है, सूरतगढ़ से 16-17 किलोमीटर दूर है। और सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है, श्रीगंगानगर में। 27 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क बनेगा ये, और बीकानेर मंडल के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर अत्याधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जाएगा। अत्याधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाओं का मतलब है कि जो भी माल को लाने ले जाने में, उनको लोडिंग करने में, उनकी पैकिंग करने में जो भी अत्याधुनिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर लगाई जाएगी। फिर देखते हैं राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2026। 17 सूचकांक है एसडीजी के। यूएनओ ने ये 2015 में शुरू किए थे और 2030 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यूएनओ ने कर दिए विश्व के लिए, भारत किसके लिए करेगा, भारत राज्यों को देगा। तो नीति आयोग है वो राज्यों के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो जारी करता है। फिर राज्य है वो किसके लिए करेंगे, जिलों के लिए करेंगे। तो राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने 2018 में सबसे पहले राजस्थान के एसडीजी इंडेक्स जारी किए थे। अभी 2025 का आया है राजस्थान एसडीजी स्कोर, इसमें राजस्थान को मिले हैं 60.80 अंक। इसमें झुंझुनू सबसे टॉपर जिला है 67.63 अंक के साथ। 2 नंबर पर है चित्तौड़गढ़ 65.40, 3 नंबर पर है राजसमंद 65। सबसे लास्ट स्थान किसका है, जैसलमेर का है 51.82। जयपुर की बात करें तो जयपुर 2024 में 10वें स्थान पर था, जो 2025 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि सबसे कम गरीबी कहां पर है, जयपुर में। राजस्थान में लगभग 15% गरीबी है, जयपुर में 5 या 6% ही है। फिर भी ये इसका स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। ऐसा ही उदयपुर है वो 2024 में 12वें स्थान पर था, वो 2025 में 17वें स्थान पर पहुंचा।
तो ये हो गए राजस्थान SDG इंडेक्स। अब है हमारी कल जो सुजस ई प्रश्नोत्तरी आपसे पूछी थी उसके उत्तरों का मिलान कर लीजिए। वीबी जी राम जी योजना के बजट में प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 9% किया गया है। इसका उत्तर मैंने तो दिया नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कहाँ किया गया है? पचबदरा बालोतरा। ये मैंने बताया था, मेरा सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उड़े देश का आम नागरिक विजन के तहत किस राष्ट्रीय योजना के संशोधित संस्करण का शुभारंभ किया गया? संशोधित उड़ान योजना। ये भी मेरा सही था। पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये भी मैंने बताया था, मेरा सही है भाई। 1/3 जो भाग है वो राजस्थान में ही लेन देन हुआ है इसका। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत चूरू जिले का उत्पाद कौन सा रहा है? ये मैंने बताया नहीं था। ये है लकड़ी के उत्पाद। काफ़ी बच्चों ने कमेंट में इसका सही उत्तर दिया है। अब आज की सुजस ई प्रश्नोत्तरी है, इसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीबी जी राम जी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया है भाई? मुझे नहीं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किन 2 रेलखंडों की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया? चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़, बीकानेर सूरतगढ़, हनुमानगढ़ सादुलपुर, जयपुर सीकर सीकर झुंझुनू, जोधपुर मेड़ता मेड़ता ढेगाना। उत्तर पश्चिम की नहीं पता। HPCL राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है, जो इसे तकनीकी रूप से विश्व की टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल करता है? पक्का पता है, 17। बहुत बार बता चुका हूँ। राजस्थान के किस जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया था? जयपुर में। जयपुर में गांव का नाम क्या है भाई? गांव का नाम है वो कमेंट में बताना आप। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिले का उत्पाद कौन सा है? मैं हनुमानगढ़ का ही और मुझे नहीं पता है। लकड़ी के हैसियत उत्पाद तो हनुमानगढ़ में बनते ही नहीं है। कृषि आधारित उत्पाद हो सकता है। ठीक है, तो ये थे अपने आज के मुख्य करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते ही आपके सामने हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप पे जरूर क्लिक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अपने कोई अमूल्य सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे देना। कल तो नहीं मिलेगी, बाद में, ठीक है। और कोई भी सुझाव है अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कर देना ग्रुप वगैरह में, उनको भी फायदा मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो।